हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि हैलोजनीकरण क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो आप ध्यान रखें, हाइड्रोजनीकरण अलग है और हैलोजनीकरण अलग होता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि हैलोजनीकरण क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हैलोजनीकरण को समझने से पहले आप ये समझिए कि हैलोजन क्या होता है। जब आप हैलोजन को समझ जाएंगे तो आप हैलोजनीकरण भी समझ जाएंगे। देखिए, हैलोजन किसे कहते हैं, तो हैलोजन में आ जाते हैं, आप ध्यान रखें यहाँ पे हैलोजन कहा जाता है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये चार जो आपको तत्व यहाँ पे दिख रहे हैं, इन चारों तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और आप याद रखें, ये जो हैलोजन होते हैं ये वर्ग 17 में आते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप आते हैं। इससे भी आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। इसे याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, आसान है। देखिए क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसे हम पढ़ते हैं फूल खिली बाहर आई आंटी। ठीक है, फूल खिली बाहर आई आंटी। ऐसे आप याद रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों के चारों जो होते हैं ये हैलोजन होते हैं। अब देखिए इसके, और यहाँ पे आप एल्केन को भी समझ लीजिए। एल्केन क्या होता है, एल्केन जो होते हैं इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसे आप जरूर याद रखें। और ये जो है ये हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आइए समझते हैं कि हैलोजनीकरण क्या होता है। हैलोजनीकरण, अगर आप हैलोजन को समझ चुके हैं और एल्केन को समझ चुके हैं तो आपको हैलोजनीकरण को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए होता क्या है, जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं, एल्केन की अभिक्रिया जब हैलोजन से कराया जाता है तो होता कुछ ऐसा है कि हैलोजन जो होते हैं, अर्थात फूल खिली बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो जब एल्केन के साथ हम हैलोजन को अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हैलोजन होता है ये एल्केन में से बारी बारी से हाइड्रोजन को लात मार के हटा देता है। कैसे हटा देता है, लात मार के, अर्थात इससे अभिक्रिया करके इसमें से हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान लेते जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हैलोजनीकरण। अब देखिए आप समझ गए होंगे। अब परिभाषा को फिर से पढ़िए, फिर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हैलोजन बारी बारी से एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि एल्केन से हैलोजन क्या करता है। हैलोजन की अभिक्रिया जब हम एल्केन से करा देते हैं तो हैलोजन बारी बारी से इसमें से हाइड्रोजन को हटाता है और उसका स्थान लेते जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हैलोजनीकरण। अब देखिए इसको आप उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे देख लीजिए, हैलोजनीकरण के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें देखेंगे हम क्लोरीन के साथ हैलोजनीकरण। हैलोजन तो कुल मिलाकर के आपको 4 बताए हैं, क्या क्या होते हैं। फ्लोरीन बताए हैं आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लोरीन के साथ हैलोजनीकरण। तो आइए देखते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए अब यह अभिक्रिया कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम
CH4। अब बताइए कमेंट करके कि CH4 को क्या कहते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि CH4 को क्या कहते हैं। CH4 की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो इसमें से ये एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बना लेगा ये, और इसमें से एक क्लोरीन जो है ये इससे जा कर के जुड़ जाएगा, तो बनाएगा CH3Cl। अब यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन इससे निकल चुका है और एक क्लोरीन इससे निकल चुका है, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया, और यहाँ पे ये बना लेता है HCl। ठीक है, तो इसको आप समझे होंगे। अब देखिए ये अभिक्रिया लगातार दोहराते रहता है, पुनः आप इस पे ध्यान देंगे। इसको देखिए, फिर हम इसे दोबारा लिखते हैं, तो फिर ये इससे अभिक्रिया पुनः करता है CH3Cl के साथ, फिर क्लोरीन अभिक्रिया करेगा, और जब पुनः ये अभिक्रिया करेगा तो फिर वही काम करेगा, फिर इससे एक हाइड्रोजन को निकालेगा और एक क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन अगर इससे निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, और इसको बोलेंगे यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। साथ ही साथ यहाँ पे बन रहा है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग बताएंगे हमारे शरीर के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए, और इसका pH वैल्यू क्या होता है ये भी आप बताएंगे कि इसका pH मान क्या होता है, कमेंट में आप बताएंगे। चलिए इसके बाद के रिएक्शन को हम आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। अब फिर आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसे ध्यान में रखेंगे, इससे फिर अभिक्रिया करेगा यहाँ पे आकर के ये क्लोरीन गैस। अब देखिए आगे क्या होता है, आपके पास है यहाँ पे CH2Cl2। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर क्या करता है, CH2Cl2 ये अभिक्रिया कर लेगा फिर क्लोरीन गैस से, और बना लेगा फिर यहाँ पे आप देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH, एक हाइड्रोजन बचेगा और क्लोरीन बढ़ जाएगा Cl3, साथ ही साथ बन जाएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर बन गया। अब देखिए इसको बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 हो चुकी है तो इसे बोला जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है तो 3 को बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब लास्ट एक हाइड्रोजन बचा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फिर क्लोरीन क्या हाइड्रोजन को छोड़ने वाला है? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो देखिए फिर होता कुछ ऐसा है, फिर यहाँ ये क्या करेगा, इससे अभिक्रिया कर लेगा, तो CHCl3 से फिर Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस अभिक्रिया करता है, और फिर इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये लात मार के हटा देगा, और जब लात मार के हटाएगा तो क्या बन जाएगा H तो अब रहा नहीं, H जो है वो मर चुका है, जा चुका है, CCl, और ये हो जाएगा 3 से 4 CCl4, साथ ही साथ बन जाएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो है इसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों नाम है इसका। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इससे पहले का जो हम स्लाइड बताए थे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये समीकरण आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए इसके हम कुछ उपयोग को देख लेते हैं कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग क्या क्या है। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण का जो उपयोग है, इसका उपयोग हो जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, ये काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। हाइड्रोजन युक्त जितने भी यौगिक होते हैं उसका उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। और इसमें आप याद रखें, यहाँ पे जो क्लोरीन गैस होता है ये क्लोरीन गैस कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है ना। और विरंजक चूर्ण जो होता है उसमें भी क्लोरीन पाया जाता है, तो वो भी कीटाणु को मारने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट इसका उपयोग हो जाता है औषधियों के निर्माण में, कुछ दवाइयाँ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो इस दो उपयोग को भी आप याद रखें। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, आइए नुकसान को देख लेते हैं। तो ये जो होता है देखिए, पर्यावरण प्रदूषक भी होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, तो इसे भी ध्यान में रखा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप हैलोजनीकरण प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, फिर हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए और जुड़ करके अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।